हेलो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल भी बोल सकते हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई पास कर रहा है। उसके वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। तो शुरुआत करते हैं। आइए, सपोज़ करिए कि एक आपके पास सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है, ए है इसका रेडियस, और ये जो ओ है वो सेंटर है जिसमें करंट जो पास कर रहा है वो आई पास कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पे आप सभी को पता होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ जो होता है वो कभी भी लार्ज करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से नहीं अप्लाई होता है, वो ऑलवेज अप्लाई होता है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से। यानी कि हमें छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर करना होगा, उसके वजह से पहले लिखेंगे, देन आफ्टर डैट इंटीग्रेट करके पूरे होल कॉइल के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर कर लिया, और हमें पता है कि डीएल हम किधर कंसीडर करते हैं, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही डीएल कंसीडर करते हैं। और ये हमारा क्या है, मान लीजिए आर है, और आर किसके बराबर है, रेडियस ए के इक्वल है, और इसमें करंट आई जा रहा है। तो ये जो आर और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर आपको याद हो तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा, एंड इसी को जब हम लोग आगे कन्वर्ट किए थे तो क्या लिखे थे, डी वी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब डी एल क्रॉस आर। इनफैक्ट मतलब ये जो एंगल होता है, थीटा जो एंगल होता है वो डी एल और आर के बीच में होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो डी एल हमारा ये है और आर हमारा ये है, तो डी एल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं अगर बात करूं तो यानी कि dB का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आर है ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि डायरेक्शन क्या होगा सर। तो करंट किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने बताया हुआ है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर इस मार्कर को रखिए या पेन को रखिए और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है। यानी कि जब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो किधर के तरफ पेन जा रहा है, देखिए ध्यान से, किधर के तरफ जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन, यानी अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि हम क्या दो डायरेक्शन जानते हैं, एक डॉट जानते हैं और एक क्या जानते हैं, क्रॉस जानते हैं। तो डॉट का मतलब क्या होता है, इनसाइड द प्लेन, और नहीं, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। तो अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है तो ये इसका मतलब इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब मैं बात करूं, इधर छोटा सा डीएल कंसीडर करूं, तो ये अगर हमारा आर जो कि ए के बराबर है तो यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर यही डीएल मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर यही डीएल मैं यहाँ कंसीडर करूँ तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और हर एक डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि पूरे कॉइल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो पूरे कॉइल में करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे कॉइल के लिए इनटू द प्लेन, यानी कि इनसाइड द प्लेन है। यानी कि इसके वजह से भी इनसाइड द प्लेन, इसके वजह से भी इनसाइड द प्लेन, इसके वजह से भी इनसाइड द प्लेन, और इसके वजह से भी इनसाइड द प्लेन। तो हमें पूरा कॉइल के लिए चाहिए, और ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, डीएल के वजह से है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, छोटे छोटे डीएल को ऐड करेंगे ताकि बड़ा लेंथ बन जाए।
उसी तरीके से छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऐड करेंगे तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाने का प्रोसेस कौन सा है? इंटीग्रेशन है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें B चाहिए तो dB को क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट चीज है, इसको मैंने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। क्यों? क्योंकि करंट भी हमारे लिए नोन होगा और कॉइल का रेडियस भी हमारे लिए नोन होगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर को बाहर कर लिया और dl। अब बात करेंगे कि पूरा सर्किल का लेंथ कितना होगा, पूरा कॉइल का लेंथ कितना होगा? 2 पाई ए। कितना होगा सर? 2 पाई ए, यानी कि 0 से 2 पाई ए तक जाएंगे। यानी कि ये देखने को मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन होगा L और लिमिट हम ले लेंगे 0 से 2 पाई ए। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं इधर के तरफ तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए। तो ये 2 पाई ए से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया सेंटर पे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। यानी एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट I अपॉन 2a। और पूरे कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। क्यों इनटू द प्लेन? बिकॉज करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। करंट किधर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे तो देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन जा रहा है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो प्लेन के अंदर जाने के लिए क्या हो गया? क्रॉस का साइन हो गया। यानी अभी जो हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बोल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल बोल लीजिए। यानी कि एक ऐसा कॉइल जिसमें करंट I पास कर रहा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो म्यू नॉट I अपॉन 2a। अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि उसके पास जो टर्न का संख्या है, नंबर है, वो है कितना? n। तो उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा n म्यू नॉट I अपॉन 2a। म्यू नॉट I n अपॉन 2a। यानी हमने देखा कि एक कॉइल है, उस कॉइल का रेडियस a है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट I जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट I जा रहा है तो उसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 2a। a क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल। और अगर कॉइल का वही सर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या करेंगे? n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो n से इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल कॉइल के चलते पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या करेंगे सर? बहुत कुछ है करने के लिए। अभी तो सर्कुलर कॉइल पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए किए हैं, फिर सेमी सर्कल के लिए करेंगे, फिर क्वाड्रेंट सर्कल के लिए करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए करेंगे, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडिया मिलेगा। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, हमें एक सेमी सर्कल लेना है। ले लिए सर, जिसमें करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है सर। इसका सेंटर कितना है सर? O, जिसका रेडियस क्या है? A है। तो बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, आप यहाँ पे dl लेंथ कंसीडर कर लो और यहाँ पर आपको निकालना है तो ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो छोटे से लेंथ dl के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा सर? म्यू नॉट I 4 पाई a स्क्वायर और dl साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो dB इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर dl। अब आप क्या बोलोगे? अब आप ये बोलोगे कि सर dl को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। तो कैसे?
तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो म्यू नॉट आई अपन 4πa² को बाहर कर देंगे, dl को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सर dl को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो 0 से πa। क्यों सर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का ये वाला जो लेंथ होता है वो कितना होता है, πa। क्यों सर, पूरा सर्कल का जो होता है वो होता है 2πa। तो इस छोटे से सर्कल का, यानी छोटे से सर्कल नहीं सर, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, πa। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa² और dl का इंटीग्रेशन L 0 से πa। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa² और L के जगह पे पाई इंटू a पुट कर दिए, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर कॉइल कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। कितना होगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। सर ये तो ऐसे ही हो गया कि पूरे सर्कल का कितना था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा सर, इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ करने के लिए ऐसे करेंगे तो क्या पता चला, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ऐसे भी कर सकते हैं। ये याद रखना है कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप किसी भी तरीके का शेप का कॉइल दिया हुआ हो, मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हुआ, सेमी सर्कल के वजह से हुआ। तो वीडियो को पॉज करेंगे यहीं पर और एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा लेंथ मैंने डीएल कट किया। क्यों डीएल कट किया, क्योंकि बायट सावर्ट लॉ लार्ज लेंथ के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। कितने लेंथ के लिए होता है सर, स्मॉल लेंथ डीएल के लिए। डीएल हमने ले लिया, ओके। अब मुझे सेंटर पे निकालना है, तो अगर मैं इसको आर कंसीडर करता तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना, तो सर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल हुआ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस वजह से साइन 90 1 हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। अब डीएल का इंटीग्रेशन कर दिए 0 से πa तक, तो हमारा आ गया रिजल्ट जो आना था। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। अभी हमने डिस्कस किया सेमी सर्कल की वजह से। तो एक बच्चा बोलेगा सर सेमी सर्कल के वजह से बता दिए, क्वाड्रेंट सर्कल के वजह से भी बता दीजिए। तो क्वाड्रेंट सर्कल के वजह से अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट सर्कल में क्या होगा, ये है, ये होता है क्वाड्रेंट सर्कल, यानी ये हमारा A है, ये हमारा A है। तो यहाँ अगर मैं DL कंसीडर करूँ, इसमें करंट आई जा रहा है, तो ये भी हमारा रेडियस ही होगा और यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों सर, टेंजेंट पे आप कोई भी लाइन जब सेंटर से पास करता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मल इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट। ये तो नाम ही है कि नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा डीएल पे। तो बात करेंगे कितना, dB इज इक्वल टू सर म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन 4πa²। सर थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सर। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4πa² DL। तो म्यू नॉट आई 4πa² DL। अब बात करेंगे कि इसका लेंथ कितना लें। अब ये टेंशन की बात हो गई क्या, बिल्कुल नहीं। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2πa। एक क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 निकालना है, तो कर दिए 1/4।
तो 2 2 जा 4 यानी कि पाई ए बाई 2 आ गया। यानी कि इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे सर? इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई ए बाई 2 करेंगे सर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन 0 से पाई ए अपॉन 2 तक। तो बच्चा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन l। बढ़िया है जी, बढ़िया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया सर? म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर पाई ए अपॉन 2, यानी पाई से पाई काट डालो, ए से ए काट डालो, तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8a। और हमें पता है क्या कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर कॉइल के वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब ये सर्कल का कितना पार्ट है? तो सर चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट के लिए 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आ गया, यानी कि तीसरा केस भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक बात आएगी कि सर अभी आपने इजीली सेमी सर्कल ले लिया, क्वाड्रेंट ले लिया, पूरा सर्कल ले लिया। अगर मान लो कि मुझे नहीं पता है कि एंगल 90 डिग्री है कि 180 डिग्री है कि 360 डिग्री है या 270 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री बन रहा है, मान लो 30 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का प्रोसेस मैं अभी आप सभी बच्चों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए और देखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना है तभी रिजल्ट होगा। बार बार क्वेश्चन बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार कंसेप्ट रिवाइज करो, तब जाकर फिजिक्स समझ में आने लगेगा। केवल थियरी पे डिपेंड रह के फिजिक्स नहीं सीखी जा सकती। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि थियरी तो हर बुक में लिखा हुआ है। जब तक आप थियरी पढ़ के रटोगे, डेरिवेशन रटोगे, आप रट के रह जाओगे। जब तक उस फार्मूला, उस कंसेप्ट को रिवाइज करके अच्छे से याद करके दिमाग में बैठाकर उससे रिलेटेड हर तरीके का क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको फिजिक्स क्लियर नहीं होने वाला है। तो क्या करें सर? एक आराम से कोई, जैसे मान लीजिए कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, बायट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे हो, तो बायट-सावर्ट लॉ को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। इसके जितने भी एप्लीकेशन हैं, रॉड वाला हो गया, कॉइल हो गया, रिंग हो गया, या जितने भी इसके एप्लीकेशन हैं, उन सभी एप्लीकेशन के डेरिवेशन को अच्छे से समझना है। समझने के बाद सारे फॉर्मूला लर्न करने हैं और देन तब जाकर 1 बाय 1 फार्मूला पर बेसिक क्वेश्चन ट्राई करना है। आज जब बेसिक क्वेश्चन बनने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते चला जाएगा। फिर आप नीट, जेईई सबका क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने लगेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसेप्ट। अब मैं बात करता हूँ कोई एक आर्क की। किसकी बात कर रहा हूँ? कोई एक नॉर्मल आर्क। ओके, ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। इसका ये रेडियस है। वेरी गुड। जिसमें करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। सर एक छोटा सा लेंथ आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। कर लिया बच्चा। और ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो सर डी बी इज इक्वल टू लिख डालो म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। अच्छा, आप बात सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डिस्कस मैंने नहीं किया कि अभी सभी में करंट हमने क्या लिया है? क्लॉकवाइज लिया है। तो क्लॉकवाइज जब करंट किसी कॉइल में मूव कर रहा है तो जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनसाइड द प्लेन होता है, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो उतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर क्लॉकवाइज करंट
फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के तरफ होगा, और अंदर के लिए हम लोग क्रॉस का साइन यूज करते हैं, इसीलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। सो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा क्या। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। अब आप सभी को पता है कि थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े हो। तो हमें छोटा सा एंगल डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन ए। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो छोटा सा अगर एंगल मैं डी थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो डी एल लेंथ लेना होगा हमें ये, लेकिन ये इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो रेडियस ए ही होगा अगर छोटा सा लेंथ डी एल कंसीडर कर रहे हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया, तो डी एल के जगह पे क्या लिख सकते हो सर, लिख लीजिए, ये कौन रोक रहा है आप लोगों को, म्यू नॉट आई ए इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, एक ए से एक काट लीजिए, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डी थीटा। अब इस डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो डी बी का इंटीग्रेशन करना है तो बी मिलेगा सर, कर दिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, कितना होगा, थीटा होगा। क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगा। अब ये थीटा जो है ना, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये नहीं कि थीटा का वैल्यू आपने क्या ले लिया 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, नहीं, थीटा का वैल्यू रेडियन में होना चाहिए। अब जैसे एक डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हो गया, छोटा सा लेंथ डी एल लिया, उस पर ये परपेंडिकुलर तो साइन 90, फिर हमें डी एल का वैल्यू लेना था तो पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, तो रेडियस कितना है सर, ए है, और डी थीटा, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए थीटा आ जाएगा, और ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है लेनी है, रेडियन में लेना है। तो चलिए एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, ये तो आप किसी भी आर्क के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो गया, आगे क्या होगा वही तो करने जा रहे हैं। कैसे, वो ऐसे कि कॉइल हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2 पाई। आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और थीटा के जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पाई, आ गया। सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना होता है सर, पाई, तो उस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू पाई, पाई से पाई को काट डालो। क्वाड्रेंट सर्कल में सर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, करते जा बढ़ते जा सॉल्व, पाई से पाई को कैंसिल आउट करते जा, म्यू नॉट आई अपॉन 8a लिखते जा। यानी कि 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था, क्या किया था सर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना आया था, सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना आया था, और इस पे इतना आया था, यानी कि तीनों हमने देख लिया, और चौथा हमने एक जनरल केस करके देख लिया। तो उसी जनरल केस का जो फॉर्मूला है वो तीनों के लिए हमने अप्लाई कर लिया। अब हमारी बारी है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की, हमारी बारी है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने की, और वो डिस्कस कैसे होगा, चलिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है सर,
दोनों में करंट I1 और I2 क्लॉकवाइज ही लेकर जा रहे हैं। सेंटर पे O पे निकालना है। इसका रेडियस सर A है और इसका रेडियस B है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बात बताइए, दोनों कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर के तरफ, तो क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड द प्लेन, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट कर लेते हैं और सिंपली ऐड कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पहला कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2A और इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन। दूसरे के वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2B। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो B1 प्लस B2, म्यू नॉट I2 अपॉन 2A प्लस म्यू नॉट I1 अपॉन 2B, ओवरऑल डायरेक्शन इनटू द प्लेन। यानी दो कॉइल था, दोनों कॉइल में करंट क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द प्लेन, अंदर के तरफ होगा, जिस वजह से दोनों को सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? बच्चा सीखना तो पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है क्वेश्चन सीखने का कि बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्लियर रहेगा। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक कॉइल है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, इसमें करंट जो है वो I2 है और इसमें जो करंट है वो I1 है। अब मैं बात करूं, एक काम करता हूं, करंट सेम ही ले लेता हूं, लेकिन एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2A, क्योंकि इसका रेडियस छोटा वाला कॉइल का कितना है? A है। तो क्लॉकवाइज करंट है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो सर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करोगे तो ये किधर के तरफ आएगा? बाहर के तरफ। और B2 म्यू नॉट I अपॉन 2B, इसका डायरेक्शन अंदर के तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए अंदर, इनसाइड द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटसाइड द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब कुछ बच्चा सोचेगा कि B1 लिखे कि B2 लिखे। पहले सिंपल सी बात है, जिसका रेडियस कम है, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही जा रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू चेंज होने से रहा, तो B1 का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे? B2 से, और डायरेक्शन उसी का डोमिनेट करेगा। क्लियर है? यानी कि दो कॉइल था और एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तो छोटा वाला रेडियस का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2A माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2B। सर म्यू नॉट I अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, 1/A माइनस 1/B, और डायरेक्शन डॉट का हो गया। समझ में आया? ओके, क्लियर है? चलिए, आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस को खुद से भी एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद से आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि आप 1 बाय 1 देखते चले जाएं और कुछ समझ में ना आए। इससे बेहतर है कि एक वीडियो का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, फिर सॉल्यूशन देखने के बाद उसको खुद से सॉल्व करिए। जब एक बार आपसे सॉल्व हो जाए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक वीडियो कंप्लीट देख लिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करने गए, पता चला कि 60% कंसेप्ट आप तो भूल गए, फिर से दोबारा बनाने का कोशिश किए तो 40% ही क्वेश्चन बन रहा है, 60% नहीं बन रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? समझ में नहीं आया? नहीं, आपने ध्यान से नहीं देखा। तो ध्यान से देखने का प्रोसेस क्या है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया वो सुनिए, फिर अपने माइंड में सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार आप रफ में ट्राई करिए। अगर आप सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को रफ में कर लेते हैं
फिर अपने आप नोटबुक में, जो आपका फिजिक्स का नोटबुक है उसमें ये क्वेश्चन डाल दीजिए। अगर आपने रफ में ट्राई किया, आपको कोई परेशानी हुई, तो फिर से वीडियो के बैक में जाइए, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर समझ में आएगा कि कैसे करना है, कैसे समझना है। जब तक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए तब तक दूसरे क्वेश्चन के तरफ नहीं जाना है। ट्राई करना है कि पहला क्वेश्चन क्लियर देन दूसरा। क्यों? क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आपके पास है वीडियो, जितना बार आप देखना चाहोगे उतना बार देख सकते हो। तो ट्राई यही करना है कि पहले एक एक क्वेश्चन देखते जाएं, फिर उसके बाद अपने रफ में सॉल्व करें, फिर रफ में सॉल्व करने के बाद अपने नोटबुक में उस क्वेश्चन को डालें, फिर अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ें। और उससे पहले ज़रूरी क्या है कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से थियरी को समझना है। वो थियरी तो वीडियो में बताया ही गया है, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा बहुत बताया ही था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अब आपका जो भी एग्ज़ाम आएगा वो क्या आएगा? MCQ आएगा। तो MCQ तभी आपसे बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपको बहुत लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करिए, और आप अपना रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग पाइए। अब मैं एक करने जा रहा हूँ। ये रॉड है, ये इन्फिनिटी है। यहाँ से एक सेमी सर्कल बना, और फिर ये रॉड और ये इन्फिनिटी। सेमी इन्फिनाइट है ये रॉड, इसका डिस्टेंस A है, और O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका नाम मैं 1 दे दिया, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। यानी कि हमें तीनों के वजह से, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, सब ये पूरे रॉड में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में, सबके लिए देखा जाए तो क्लॉकवाइज बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगा, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर 1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो μ0I/4πA। सेमी इन्फिनाइट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, लास्ट वीडियो में मैंने कराया है। सेमी इन्फिनाइट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/A। करंट किधर जा रहा है? इधर के तरफ जा रहा है। तो करंट ऊपर के तरफ जा रहा है और R इधर के तरफ है। तो करंट से R के तरफ जब हम रोटेट करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज हुआ, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? इनसाइड द प्लेन। B2 सेमी सर्कल है, तो उसके लिए भी μ0I/4A। क्लियर है? इसका रेडियस A है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। करंट क्लॉकवाइज है तो इसका भी डायरेक्शन। अब बात करते हैं B3 की। अब ये ध्यान से देखो, इस रॉड को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो इस पॉइंट को ये कट कर देगा। और मैंने बताया है, अगर कोई रॉड उस पॉइंट के लाइन में लाई कर रहा है तो उस रॉड के वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी B3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 + B2 + B3, B1 का वैल्यू μ0I/4πA प्लस μ0I/4A प्लस ये 0। तो μ0I/4A को कॉमन ले लेंगे, 1/π + 1, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? क्रॉस। क्लियर है? 3 रीजन था, सेमी इन्फिनाइट, सेमी सर्कल, सेमी इन्फिनाइट। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनसाइड द प्लेन, इसके वजह से इनसाइड द प्लेन, इसके वजह से 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के लाइन में लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करके इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बढ़ते चले जा, तब तक मत रुक जब तक सफल ना हो। भाई लगे रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। अब अगला पॉइंट जो हमारा है,
अगला पॉइंट जो है tan 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 करंट I इन्फानाइट ए ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 1 2 3। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा लोग। ये 90 डिग्री है, समझ जाएंगे बच्चे, चालाक हैं सारे, जानते हैं। सेमी इन्फानाइट है सर, B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A क्रॉस। क्वाड्रेंट सर्कल है सर B2, म्यू नॉट I अपॉन 8A। सेमी इन्फानाइट रॉड है सर B3, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। सबका डायरेक्शन इनटू द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सर, अरे बच्चा ऐड कर दो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8A प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो सिंपल, आप इस दोनों को ऐड भी कर सकते हो, 2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। क्लियर है? अब तो इजीली बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब तो जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आप बना लोगे। अब कुछ 3D की बात करते हैं, जिसमें I J K की बात होगी। x के लिए I, निगेटिव x के लिए माइनस I, y के लिए j, निगेटिव y के लिए माइनस j, z के लिए k और निगेटिव z के लिए माइनस k। क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, भगवान का मंजूर जो होगा। ये हमारा z है, ये ओरिजिन है। एक रॉड ऐसे है, अरे रे, तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये ए ओ पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये अब ये हमारा इन्फानाइट, ये हमारा इन्फानाइट, ये सेमी इन्फानाइट। अब एक बात बताइए, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। ये जो सेमी सर्कल है वो XY प्लेन में है, XY प्लेन में है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब डायरेक्शन आपका अंदर के तरफ जाएगा वो माइनस लेंगे, अब बाहर के तरफ आएगा तो प्लस लेंगे। अब एक बात बताइए, ये सेमी इन्फानाइट रॉड है, तो अगर मैं B1 की बात करूं तो ये Z एक्सिस हुआ, ये X एक्सिस हुआ, ये Z एक्सिस हुआ और ये X एक्सिस हुआ। यानी A जो लाई कर रहा है वो X एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये जो लाई कर रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, Z एक्सिस पे। करंट अंदर के तरफ ऐसे है, तो जब ये बंद करें, या आप ऐसे करो कि इधर से ऐसे जाएंगे, आपको याद है ना DL क्रॉस R देखते हैं, यानी कि DL से R के तरफ पेन को रोटेट करेंगे। तो जब पेन को रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा है, ये Z है, ये X है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, Y होगा। ये Z है, Z में करंट है, Z में क्या है, करंट है, और डिस्टेंस X के तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, Y के तरफ होगा। किधर होगा, Y के तरफ। अब बात करना है कि पॉजिटिव Y होगा कि निगेटिव Y होगा। तो पॉजिटिव Y देखने के लिए क्या करेंगे या निगेटिव Y देखने के लिए क्या करेंगे बच्चा, देखते हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड द प्लेन, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अब I ये X है, ये Z है, तो किधर होगा,
y के तरफ होगा, और निगेटिव y का मतलब क्या हो गया बच्चा, माइनस जे कैप। B2 XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के तरफ होगा, क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड द प्लेन, तो बाहर के तरफ जो z एक्सिस है वो पॉजिटिव है, तो अंदर के तरफ z एक्सिस क्या लेंगे सर, निगेटिव। बहुत बढ़िया। और निगेटिव के लिए क्या यूज होगा बच्चा, माइनस के कैप। एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं B3 की। B3 की बात करें तो z के पैरेलल है, x पे निकालना है, y होगा, इसके लिए भी क्या होगा, अंदर के तरफ। अंदर के तरफ मतलब माइनस जे, म्यू नॉट आई 4 पाई ए माइनस जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सर कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 म्यू नॉट आई 4 पाई ए माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई 4 पाई ए माइनस जे कैप। माइनस जे वाले को एक साथ कर लो, कर लेते हैं सर। 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a माइनस के कैप। आप माइनस कॉमन ले सकते हो और म्यू नॉट आई अपॉन 4a भी कॉमन ले सकते हो, तो 2 अपॉन आई जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a कॉमन लिए हो ना, तो के कैप। सिंपल सी बात है, माइनस साइन ले लिए, तो अगर वही माइनस कर देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, अंदर में हो जाता, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बस इतना बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि क्या सर अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझो और एनसीईआरटी को रीडिंग दो। जैसे सपोज करो कि दिन भर में आपको पढ़ने का मन नहीं किया, कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नया सीखना नहीं है, तो आप आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, आजकल तो फ़ोन में PDF डाउनलोड है हर बुक का, आप 2 पेज 3 पेज एक बार रीडिंग दे दो। तो बार बार रीडिंग दोगे तो क्या होगा, कंसेप्ट याद हो जाएगा, उसमें जो लाइनें लिखी गई हैं वो याद हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 3-4 क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी के अंदर से होता है, तो अंदर से होता है तो उसको सॉल्व वही बच्चा करेगा जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा। तो पूरा बुक रटना ईजी थोड़े है, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है और बार बार आप एनसीईआरटी को रीडिंग डाल रहे हो तो अपने आप हर चीज़ दिमाग में छप जाएगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा सर ऑब्जेक्टिव आएगा, अरे कुछ नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ोगे 30 मिनट में सारा क्वेश्चन टिक कर दोगे। कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा कि ये आएगा वो आएगा ऐसा आएगा वैसा आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला। जो पहले पढ़ते थे वही होगा, बस फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो वो तो और अच्छा है ना। बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन जो लिखने में टाइम जाता था वो बचेगा, उसके जगह पे 4 5 6 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओ। डेरिवेशन को समझ लो, और समझ लो इन द सेंस ऐसा नहीं समझ लो कि अगर प्रूफ करने के लिए सपोज करो कोई दे दिया तो उसके बाद नहीं बना, सर हमने तो डेरिवेशन पढ़ा ही नहीं था, आपने बोला था कि डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, थियरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। अरे ये कहने का मेरा मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशन को आप समझो, अच्छे से समझो। वो जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा कॉपी पे लगे रहते थे ना, ये समझ में तो आया नहीं सर, इतना बार लिख लेते हैं कि रट जाए, कि अगर डायरेक्ट आ गया तो बन जाएगा। तो डायरेक्ट अब आने वाला नहीं है, डायरेक्ट आने वाला अब नहीं है, तो रटो मत, समझो और आराम आराम से भी पढ़ोगे। तो ये अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, 3 महीना काफ़ी है फर्स्ट बुक को एकदम चटनी की तरह चाट जाने के लिए। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ऐसा सोचोगे कि लास्ट के दिन में पढ़ लेंगे,
तो मुश्किल है। या ये सोचने लग गए कि सर कोरोना आ जाएगा तो हम लोग का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। बहुतों को मज़ा आया है इस बार, और आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। तो ये बात जिन बच्चों के साथ सीबीएसई के थ्रू गलत हुआ है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो खुश थे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। उनको कोविड का डर थोड़े था, उन्होंने पढ़ा नहीं था और एग्ज़ाम देने का डर था, इसलिए वो खुश थे। और कोई रीज़न नहीं है खुश होने का। ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं और कोविड है, ओ माय गॉड मेरी जान बच जाएगी इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे 10-15%, 20%, 25% बच्चे थे जिनको पढ़ने के बाद इस बात का कंसर्न था कि मे बी मैं भी अफेक्टेड ना हो जाऊं कोविड से। और जिस तरह का सिचुएशन चल रहा था वो वाकई में डेंजर सिचुएशन चल रहा था। बाकी तो 80% बच्चे इसीलिए कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो लगे हुए थे क्योंकि पढ़े ही नहीं है। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नीट पोस्टपोन्ड होगा। अरे भाई तुम्हारे लिए नीट दिसंबर में कर दिया जाए तो भी निकलने वाला नहीं है। निकालने वाला बच्चा निकाल लेगा, इतना साल से पढ़ रहा है, इतना टाइम मिल गया। अरे भाई आपको मिला है 2.5 साल से ज़्यादा टाइम नीट देने का। पहले 2 साल से कम का टाइम मिलता था, अब 2.5 साल से ज़्यादा टाइम मिला है। अब कुछ बच्चे तो 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं तो उनको तो 3.5 साल हो गया। ऐसा थोड़े होता है कि दिसंबर में हो जाएगा तो आपसे क्लियर हो जाएगा और सितंबर में होगा तो क्लियर नहीं होगा। ऐसे सोचने वालों का रिजल्ट कभी नहीं होता है। ट्विटर पे लगे रहते हैं हैशटैग एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड, हैशटैग एग्ज़ाम कैंसिल। उनका यही सब चलते रहेगा और कभी भी वो कर नहीं पाएंगे। समझ में आया क्या? एक सर्कल है, ये सेंटर है, एंगल बन रहा है थीटा, करंट आई निकल गया, आई चला गया, I1 चला गया, I2 दोनों मिलके इधर आई हो गया। 1 2 3 4 क्लियर है भाई। 1 के वजह से क्या होगा 0, 3 के वजह से क्या होगा 0, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट के लाइन में है। अब दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो B4 का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 4A। μ0 I यहाँ पे आप 2A कॉमन ले लो और थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि μ0 I अपॉन 4 पाई ये थीटा होता है तो थीटा अपॉन 2 पाई कर लिए। और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट B2 के वजह से, इसके वजह से क्लॉकवाइज है तो μ0 I अपॉन 2A, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, और ये क्रॉस। सबका रेडियस तो ए ही है, μ0 I अपॉन 2A तो कॉमन ले लेंगे। अब ये ध्यान देखना है कि एंगल किसका ज़्यादा है, एंगल इसका ज़्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 कर लीजिए। μ0 I अपॉन 2A कॉमन ले लीजिए, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन LCM ले सकते हो आप लेना चाहो तो। थीटा माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अपॉन 2A 2 थीटा माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, μ0 I अपॉन 2A थीटा माइनस पाई अपॉन पाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, 4 चीज़ था। यहाँ से करंट आई गया सर, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, दोनों मिलके I इधर आ गया। इसके और इसके वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए,
बनाइए। फिर इसके बाद इसके अलावा जो सर्कुलर रिंग है, 2 पैरेलल रॉड के बीच में फोर्स क्या लगेगा उससे रिलेटेड, सिंगल करंट कैरिंग वायर से रिलेटेड आगे के वीडियोज़ में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फ़िलहाल इतना अच्छे से रिवाइज करिए। पीछे के जितने भी वीडियोज़ बने हैं इस चैप्टर का बार बार पढ़िए, समझिए कंसेप्ट को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर किसी तरह का कोई इशू होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। अगला वीडियो बनाने वक्त वो मैं कोशिश करूँगा कि पहले उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। देखिए, आपको NCERT प्लस यहाँ जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, पहले ये करना है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद, यानी कि जो बोर्ड में क्वेश्चन कराया गया है और NCERT में जितने क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट एज वेल एज आउट टेक्स्ट, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, आउट टेक्स्ट, इन तीनों क्वेश्चंस को, या आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है NCERT में, आपके पास टाइम अगर बच रहा है तो आप एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन करने के लिए पूरे तरीके से फ्रीडम में हो, बिल्कुल नहीं सोचना है क्या करें क्या नहीं करें। पहली प्रायोरिटी NCERT रखिए, फिर ये रखिए, फिर आप कोई भी एक अच्छा रेफरेंस बुक बना सकते हो। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप नीट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक बार बनाओ, ताकि आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ताकि एटलीस्ट पता चले कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है पता होना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसे है, इन कंपैरिजन कि इधर भटक गए उधर भटक गए, ये बुक बना लिए वो बुक बना लिए। इतना याद रखें कि लाखों बुक है मार्केट में, आप सब पढ़ते रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो नया नया प्रिपरेशन करने आते हैं, तो वो कान लगा के सुनते रहते हैं, अबे यार इसने किस बुक की बात कर ली, और चोरी छुपे जाएंगे और वो बुक मार्केट से बुक खरीद कर लेकर अलमीरा में रख देंगे। अब वो 2 साल पढ़ा रहेगा, बाद में वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है कि यार मैंने इतनी बुक खरीद ली, कुछ नहीं किया। तो इन सब चीज़ों से बचना है। लेस इज़ मोर, ये बात याद रखिएगा, लेस इज़ मोर, यानी जितना कम से कम बुक फॉलो करिए, क्वेश्चंस बार बार बनाइए, कंसेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन उतना ही अच्छा बनेगा। तो जिनको बोर्ड का प्रिपरेशन करना है ये प्लस NCERT, और जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये NCERT एग्जाम्पलर बना लो, और साथ ही साथ किसी एक रेफरेंस बुक कोई भी लेकर आप बना लो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। या किसी इंस्टीट्यूट का आप सीट भी बना रहे हो तो आप एक ही इंस्टीट्यूट का सीट बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप इसका भी बना लिए उसका भी बना लिए उसका भी बना लिए, ऐसा डिफरेंस कुछ होता नहीं है। 4-5%, 5 to 10% का डिफरेंस होता है, 90% सब एक जैसा होता है। तो एक कोई सीट भी बनाना है तो ईजिली सीट लीजिए, बनाइए। बुक लेना है बुक लीजिए, ईजिली कोई भी जो अच्छा आपको दिखे वो बनाइए। और बाकी बोर्ड के बच्चे इस बोर्ड पे बनाए हुए क्वेश्चन और NCERT पे विशेष फोकस करें। नीट वाले बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से पहले। थैंक यू।